तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं, थोड़ा बहुत गला बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। और आप सभी लोग को इस मिशन कम बैक माध्यमिक 2025 के लिए मेरा यूट्यूब चैनल उमेश शिवा ऑफिशियल पे स्वागत है। इस माध्यमिक 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये जर्नी लंबा रहने वाला है। अभी तक हम लोगों ने अपना जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं, तो उम्मीद करता हूँ मिशन कमबैक सीरीज का जितना भी लेक्चर्स वगैरह है वो समझ रहे होंगे और आप लोग कंटिन्यूसली इसको रिवाइज भी कर रहे होंगे। तो लास्ट लेक्चर्स में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर 1 का डाला था और आप लोगों को समझ में आया होगा, प्रैक्टिस किए होंगे। मेरे बच्चों, एक रिक्वेस्ट है, जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाला है उसको थॉरली 2-3 बार रिवाइज कीजिएगा, तो वहां से मोटा मोटी आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो आज का ये जो लेक्चर है हम लोगों का एटॉमिक न्यूक्लियस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस का लेक्चर्स होने वाला है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये जो लेक्चर है ये देखने से पहले आप लोग पहले एटॉमिक न्यूक्लियस का जो लेक्चर नंबर 3 था वो कंप्लीटली देख के आइए, जहां मैंने कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। तो वो पहले देखिए, 2 बार जरूरत पड़े तो 2x का स्पीड में देखिए, क्विकली रिवाइज कीजिए, उसके बाद ये वाला लेक्चर्स को अटेम्प्ट कीजिए। ये करने से आप लोगों को ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ये लेक्चर्स है ये आप लोगों को समझना थोड़ा इजी रहेगा। तो आप लोगों को पहले ही बता दूं, ये जो मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन है ये थोड़ा अलग तरीका से होगा। क्यों? क्योंकि इस सेशन पे मैं आप लोगों को इस तरीका से क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कराने वाला हूं, जिन तरीका से आप लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करना सीखेंगे, साथ साथ में पूरा चैप्टर रिवाइज भी कर पाएंगे। इसीलिए ये जो लेक्चर्स है थोड़ा लंबा हो सकता है, तो पेशेंस बना के रखिए। ट्रस्ट मी यू पीपल, अगर आप लोग अंतिम तक इस जर्नी तक मेरे साथ बने रहेंगे तो फिजिकल साइंस में अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए आप लोगों को कोई भी नहीं रोक सकता। तो आप लोगों को पहले ही बता दूं, आज हम लोग इस लेक्चर्स पे कितना क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने वाले हैं। तो हम लोगों का आज का लेक्चर का कुछ इस प्रकार से होगा। अगर टाइप वाइज हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोगों का एमसीक्यू है और एमसीक्यू हम लोगों का 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 1 मार्क्स ईच, 1 मार्क्स ईच, 1 मार्क्स ईच, और टोटल 10 क्वेश्चन है तो इसका टोटल मार्क्स कितना रहेगा हम लोगों का 10 मार्क्स रहेगा। और उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर हम लोगों का 10 क्वेश्चंस है और इसका भी ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा और टोटल मार्क्स होगा 10 मार्क्स। और उसके बाद हम लोगों का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एटॉमिक न्यूक्लियस में देखने को नहीं मिलता है, हम लोगों को लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलता है। और ये मैंने रखा है 5 क्वेश्चन, ये कंप्लीटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है। क्वेश्चन यहाँ 3 मार्क्स कैरी करेगा और टोटल मार्क्स हम लोगों का रहने वाला है 15 मार्क्स। तो हम लोग अगर इस सेशन का टोटल मार्क्स देखें तो लगभग हम लोग इस चैप्टर से 35 मार्क्स का क्वेश्चंस वगैरह हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। जिन क्वेश्चंस वगैरह को प्रैक्टिस करने के बाद, समझने के बाद, इस चैप्टर से जो हम लोगों का 5 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहीं भी नहीं जाएगा। और आप लोगों को बता दूं, लास्ट में आप लोगों को मैं एक्स्ट्रा कैप्सूल्स क्वेश्चंस वगैरह भी देने वाला हूं। 3 या 4 क्वेश्चंस रहेंगे, 3 या 4 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसके मदद से मैं जान सकूं कि आप लोग इस चैप्टर को मेरा लेक्चर के थ्रू कितना समझ पाए। और प्लीज़ जितना भी क्वेश्चंस वगैरह होगा वो आप लोग कमेंट सेशन पे अगर कुछ दिक्कत होने से ड्रॉप कर सकते हैं और मेरे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का जो हम लोगों का लेक्चर का जर्नी है वो शुरू करते हैं। तो मेरे बच्चों, आज का इस लेक्चर्स का सबसे पहले क्वेश्चंस हम लोगों का कुछ इस प्रकार से है। radioactivity was discovered by option number A Becquerel, option number B Newton, option number C Thomson, option number D क्यूरी। तो आप लोगों को ऑप्शन देख के इतना तो बात पता चल चुका होगा, इसका सही आंसर न्यूटन और थॉमसन तो नहीं रहने वाला है। किसी किसी को कंफ्यूजन रहता होगा, सर बैक्यूरियल है कि मैडम क्यूरी है। तो आप लोगों को एक बार क्विक रिवाइज कर दूं कि रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना में शुरुआत कहां से होता है। हम लोगों का एक फ्रेंच साइंटिस्ट था हेनरी बेक्वेरेल, जिसने यूरेनियम सॉल्ट के ऊपर एक्स रेज का इफेक्ट्स वगैरह स्टडी कर रहे थे, ठीक है। तो उस दौरान उसने ऑब्जर्व किया कि यूरेनियम सॉल्ट अपने आप में से एक रेडिएशन निकल रहा था, जो रेडिएशन स्पॉन्टेनियस था, ठीक है। को बाद में जाके मैडम क्यूरी एंड उसका हस्बैंड ने नाम दिया नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। सही आंसर रहेगा
रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय बैक्यूरेल। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है प्रेजेंट इन अल्फा पार्टिकल्स 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। आप लोगों को पता होगा अल्फा पार्टिकल का जब भी बात किया जाएगा, ये है हम लोगों का हीलियम पार्टिकल्स। क्या है? हीलियम पार्टिकल्स। तो आप लोगों को पता रहेगा हीलियम पार्टिकल्स में क्या रहते हैं, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन रहते हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सन एंड अदर स्टार्स इज न्यूक्लियर फिजन, फोटो आयोनाइजेशन, न्यूक्लियर फिजन एंड केमिकल रिएक्शन। यानी कि हम लोगों का सन और स्टार्स में जो एनर्जी रिलीज होता है, वो एनर्जी कौन सा वाला प्रोसेस के थ्रू रिलीज होता है? आप लोगों को मेरा लास्ट लेक्चर एटॉमिक न्यूक्लियस में लास्ट पोर्शन में आप लोगों को मैंने बताया था, जो सन है, सन में ऑलमोस्ट हम लोगों का 90% जो गैस रहता है वो है हम लोगों का हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस रहता है ना, हीलियम गैस रहता है। और आप लोगों को ये भी बताया था जो सन्स एंड स्टार्स में जो एनर्जी रहता है वो ड्यू टू क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन से होता है। क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन से। तो इसका सही ऑप्शन हम लोगों का कौन सा रहेगा? हाँ, ये करेक्ट ऑप्शन, ये क्वेश्चन में थोड़ा वो हो गया, एक का फ्यूजन, यानी कि इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? न्यूक्लियर फ्यूजन रहेगा। ओके बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवाइज होने वाला है, देखिएगा। हम लोगों का जो बीटा रेज है ना, बीटा रेज एंड जो कैथोड रे है, कैथोड रे है, ये दोनों का दोनों हम लोगों का, ये दोनों का दोनों हम लोगों का फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। कैसा है? कैसा इलेक्ट्रॉन है? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। लेकिन दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है, ये जो बीटा रेज है ये ओरिजिनेट होता है न्यूक्लियस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट से होता है। ठीक है मेरे बच्चों। और हम लोगों का ये जो कैथोड रे है ये ओरिजिनेट होता है हम लोगों का ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से। ठीक है तो दोनों फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, लेकिन दोनों में अंतर ये है। ठीक है, आप लोग इस चीज को रिवाइज कीजिए। और इस क्वेश्चन पे अगर हम लोग आए तो कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉन होता है। क्या ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजिंग पावर फॉर अल्फा बीटा एंड गामा रेज? हम लोगों ने कंपैरिजन ऑफ व्हाट? कंपैरिजन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेस में ये दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा था। वो ये था, एक था पेनिट्रेटिंग पावर था, जो कि सबसे ज्यादा होता है हम लोगों का गामा रेस पे, है ना। उसके बाद हम लोगों का होता है बीटा रेस में, और उसके बाद हम लोगों का होता है अल्फा रेस पे। ठीक। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था? आयोनाइजिंग पावर, है ना। आयोनाइजिंग पावर अगर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा आयोनाइजिंग पावर रहता है अल्फा के पास, उसके बाद बीटा के पास, और उसके बाद गामा के पास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अल्फा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन गामा। यानी कि आयोनाइजिंग पावर का अगर बात किया जाए तो सबसे ज्यादा आयोनाइजिंग पावर अल्फा का होता है, उसके बाद बीटा का होता है, और सबसे कम किसका होता है? गामा का होता है। इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया था मेरे बच्चों। अगर फिर भी कोई बच्चे को ये जो कॉन्सेप्ट है बार बार कंफ्यूज होता है, तो आप लोगों को कुछ इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में सबसे पहले तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? पेनिट्रेटिंग पावर पढ़ते हैं, और उसके बाद आयनाइजेशन, दैट इज पीआई, है ना, पर्सनल इंटरेस्ट। और हम लोगों का हमेशा जब भी रेडिएशन का बात करते हैं तो अल्फा बीटा गामा याद करते हैं। ठीक। जब भी पेनिट्रेटिंग की बात करेंगे तो एरो इस तरफ कीजिएगा, और जब भी आयनाइजेशन का बात करेंगे तो एरो इस तरफ कीजिएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इस तरफ जाएगा तो बढ़ता बढ़ता जाएगा। यानी कि पेनिट्रेटिंग पावर का अगर मैं बात करूंगा तो सबसे कम हम लोगों का रहता है अल्फा का, उसके बाद उससे थोड़ा ज्यादा रहता है बीटा का, और बीटा से ज्यादा रहता है गामा का।
और अगर मैं बैक तरफ आऊं तो इसका मतलब क्या है, बैक तरफ इंक्रीज होता है, यानी कि आयनाइजिंग पावर सबसे कम किसका होता है, गामा का, इससे थोड़ा ज्यादा किसका होता है, बीटा का, और सबसे ज्यादा किसका होता है, अल्फा का होता है। इस प्रकार से भी आप याद कर सकते, एक बार राइट की तरफ, एक तरफ लेफ्ट की तरफ, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ऐसे करके, और इस तरफ आने से भी ये भी क्या है, ऐसे करके इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा, बीटा रेज आर मोस्ट पेनिट्रेटिंग, नो, अल्फा रेज आर मोस्ट पेनिट्रेटिंग, नो, और गामा रेज आर मोस्ट पेनिट्रेटिंग। तो सही ऑप्शन हम लोग को आंसर रहेगा बी। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, फॉर द एटम प्रोड्यूस्ड इन बीटा पार्टिकल एमिशन, बीटा बोल रहा है फ्रॉम और रेडियो एक्टिव एटम्स, ऑप्शन कुछ मास नंबर इंक्रीज, एटॉमिक नंबर इंक्रीज, मास नंबर डिक्रीज, एटॉमिक नंबर डिक्रीज। तो ये वाला क्वेश्चन से हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं, वो क्या है, देखिए, हम लोग अगर एटॉमिक, देखिए, हम लोग अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो ये तरीके से भी आप लोग याद कर सकते हैं, जैसे कि इधर लिखिए अल्फा, इधर लिखिए बीटा, इधर लिखिए गामा सबसे पहले, और इधर रहता है जेड। जेड मतलब क्या होता है, हम लोगों का एटॉमिक नंबर होता है, क्या होता है, एटॉमिक नंबर, ठीक। और नीचे की तरफ लिखिए मास नंबर, यानी कि ये है हम लोगों का मास नंबर, ठीक। टेबल है, ये बनाने के बाद कुछ नहीं करना है, खाली आप लोग क्या करना है, इधर इधर लिखिए नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, नो नो नो, ठीक है। इधर क्या होगा, डिक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, बस इतना तो आप लोग कर सकते हैं ना, नो 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 डी आई आई, ठीक है, नो 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 डी आई आई। अभी इसका मतलब समझाता हूं, जब गामा रेस का बात करें तो ना तो गामा रेस में एटॉमिक नंबर चेंज होता है, ना तो मास नंबर चेंज होता है, यानी कि इसका मतलब क्या है, नो चेंज, क्या है इसका मतलब, नो चेंज, ओके। और अगर मैं बीटा का बात करूं तो बीटा का बात करूं तो बीटा में मास नंबर देखा जाए तो चेंज नहीं होता है, और अगर मैं एटॉमिक नंबर का बात करूं तो बीटा में घटता है, क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्या होता है, डिक्रीज बाय 1, ठीक है, डिक्रीज बाय 1, ओके। और अल्फा का अगर बात करूं तो अल्फा में एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, क्या होता है, इंक्रीज बाय 2, 2 से इंक्रीज होता है। और मास नंबर का अगर बात करूं तो मास नंबर भी इंक्रीज होता है बाय 4 से, 4 यूनिट से, ठीक है। तो आप लोगों को क्या याद करना है, अल्फा खाली इंक्रीज अल्फा में होता है दोनों की तरफ 2 और 4, बीटा में डिक्रीज होता है और मास में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, गामा में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, नो चेंज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग किसका बात कर रहे हैं, बीटा का बात कर रहे हैं, और हम लोगों को पता है बीटा में जो मास है वो चेंज नहीं होते हैं, खाली चेंज होते हैं तो एटॉमिक नंबर वो भी घटते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर डिक्रीज, ठीक है, यहाँ नो चेंज का कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम लोगों का सही ऑप्शन क्या रहेगा, एटॉमिक नंबर डिक्रीज। टाइप ऑफ क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो याद रखना ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलता है। और फिर से रिवाइज करा दूं, ये तरीका आप लोग यूज कर सकते हैं, पी आई है ना, पर्सनल इंटरेस्ट है ना, पी मतलब पेनिट्रेटिंग, आई मतलब आयनाइजेशन है ना, इधर क्या होगा, अल्फा बीटा गामा होता है, राइट। तो इस तरफ एक एरो होगा और इस तरफ एक क्या होगा, हम लोगों का एरो होगा। तो यहाँ क्या चीज का बात करें, यहाँ कर रहे हैं पेनिट्रेटिंग पावर, यानी कि हम लोग इस तरफ एरो है ना, तो ऐसे करके, ओके ओके। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ रहता है, देखो इधर, कंफ्यूज नहीं होना है मेरे बच्चों, ठीक है। अगर इसको उल्टा तरीके से लिखे तो पहले ये गामा लिखो, गामा की तरफ ये बड़ा वाला मुंह है, और इधर बीटा, और बीटा की तरफ ये बड़ा वाला मुंह है, और इधर अल्फा, यानी कि इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन इधर है कि नहीं, देखो ये वाला नहीं है, गामा बीटा अल्फा, तो सही ऑप्शन हम लोग को क्या रहता है, ये। तो ये एरो मेथड से भी आप लोग कभी भी नहीं भूलोगे, एरो मेथड से कभी भी नहीं भूल सकोगे, ओके। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, बीटा रेज एमिटेड फॉर रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज, आप लोगों को पता है चाहे बीटा रेज हो चाहे हम लोगों का कैथोड रेज हो, ठीक है, दोनों का दोनों हम लोगों का क्या है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है, या तो स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, ए, दैट इज स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों में बार बार नंबरिंग वगैरह गलत कर रहा हूँ, इस पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए।
तो अभी हम लोगों का सेकंड सेट है, वो है वेरी शॉर्ट आंसर सेट, जिसमें 5 क्वेश्चंस रहेंगे। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, व्हाई इज न्यूक्लियर फिजन कंडक्टेड बिफोर और न्यूक्लियर फ्यूजन। आप लोगों को पता होगा है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन जो है ये कैसा है, थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन है। ऐसा रिएक्शन, जो रिएक्शन होने के लिए बहुत सारा एनर्जी चाहिए, हीट एनर्जी। तो ये हीट एनर्जी खाली एक ही रिएक्शन से पॉसिबल है, वो है न्यूक्लियर फिजन। इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग यूज करते हैं, या तो इस रिएक्शन को पहले करवाया जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन से। ओके, यानी कि अगर आंसर लिखने का तरीका देखें तो देखिए, वेरी हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, बहुत सारा हीट टेम्परेचर चाहिए न्यूक्लियर फ्यूजन को स्टार्ट कराने के लिए। इसीलिए ये टेम्परेचर जो है, वो टेम्परेचर न्यूक्लियर फ्यूजन के बिना पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से पहले करवाया जाता है। ओके, तो व्हाट काइंड ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोड्यूसेस एनर्जी इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, तो आप लोगों को क्विकली रिवाइज कर दूं, जब न्यूक्लियर रिएक्शन का बात हम लोग करेंगे, रिएक्शन का हम लोग बात करेंगे, ये दो प्रकार के होंगे, एक होगा न्यूक्लियर फिजन और एक होगा न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, और न्यूक्लियर फ्यूजन में हमने क्या पढ़ा था, न्यूक्लियर फ्यूजन में हमने एक रिएक्शन पढ़ा था जिसको हम लोग बोलते हैं चेन रिएक्शन। जहां से हमने क्या सीखा था, न्यूक्लियर फ्यूजन एक ऐसा रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन है जो कि अनकंट्रोल्ड होता है। क्या होता है, अनकंट्रोल्ड होता है। ठीक ठीक, अनकंट्रोल होने की वजह से, अगर देखिए इस रिएक्शन को अगर हम लोग ढंग से कंट्रोल तरीका से यूज करेंगे तो इस रिएक्शन की मदद से हम लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी निकाल सकते हैं, और जिस एनर्जी को हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए, हम लोग ह्यूमन सोसाइटी के लिए हम लोग यूज कर सकते। इसीलिए इस रिएक्शन को, इस अनकंट्रोल रिएक्शन को कंट्रोल तरीका से रिएक्शन करवाने के लिए हम लोग एक डिवाइस यूज करते हैं, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर। तो देखिए इधर, व्हाट काइंड ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। तो यहाँ हम लोग करेंगे न्यूक्लियर फिजन। I hope you give an example of natural radioactive element। ठीक है, वैसे तो हम लोगों ने रेडियोएक्टिव एलिमेंट का बहुत प्रकार का रेडियोएक्टिव एलिमेंट का नाम वगैरह पढ़े हैं। यहाँ नेचुरल ऑकरिंग यानी कि नेचुरल रेडियोएक्टिव एलिमेंट का नाम पूछा गया है। तो सबसे ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, एक ही आंसर लिखा है, वो है क्या है, यूरेनियम। क्या है, यूरेनियम। ठीक है, अगर आप लोगों को दूसरा याद करना हो तो थोरियम। ठीक है, यहाँ खाली एक का ही पूछा गया है, इसलिए आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। तो याद रखना मेरे बच्चों, हमेशा जब ये एटॉमिक न्यूक्लियस वाला चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन की मदद से ये कॉन्सेप्ट क्लियर तो कर लेते हैं, लेकिन दिमाग में कभी ना कभी ये दोनों कॉन्सेप्ट आने से ना एटॉम बॉम्ब्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह का ख्याल आता है। जरूरी नहीं है कि ये जो रिएक्शन है इससे हमेशा ये एटॉम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह ही बनाया जाता है। इससे कुछ यूजफुल तरीके से भी हम लोग यूज कर सकते हैं। देखो इसी के बेसिस पे ये जो क्वेश्चन है, मेंशन वन पीसफुल यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी का एक पीसफुल यूजफुल बताइए। हम लोगों ने पढ़ा था न्यूक्लियर फ्यूजन पे, न्यूक्लियर फ्यूजन एक अनकंट्रोल्ड रिएक्शन, चेन रिएक्शन होता है। तो इसको अगर हम लोग कंट्रोल तरीका से रिएक्शन करवा दे तो यहाँ से बहुत सारा एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं, और जो एनर्जी हम लोग ह्यूमन सोसाइटी के लिए यूज कर सकते हैं। और ये जो एनर्जी है हम लोग कहाँ निकालते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर पे निकालते हैं। कहाँ निकालते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर पे। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, न्यूक्लियर रिएक्टर। ओके, अभी हमने रिवाइज किया था, एक पीसफुल जो था वो था न्यूक्लियर रिएक्टर, और इसका मिस यूज का बात किया जाए तो ऑब्वियसली क्या रहेगा, इसका एटॉम बॉम्ब, है ना। वो जापान का जो हिरोशिमा और एटॉम बॉम्ब, जो जापान का हिरोशिमा और नागासाकी में इंसिडेंट हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 में, उस इंसिडेंट को इतिहास भी नहीं भुला पाएगा, है ना। तो ये जो है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन का सबसे बड़ा मिसयूज है। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग बता सकते हैं।
व्हाट काइंड ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, किस प्रकार का न्यूक्लियर रिएक्शन, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन की न्यूक्लियर फ्यूजन इज द सोर्स ऑफ सन एनर्जी। सन एनर्जी हो, स्टार एनर्जी हो, वहां का जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कौन सा रिएक्शन है? यस, ये कौन सा है? न्यूक्लियर फ्यूजन। आज मेरा हैंडराइटिंग और स्पेलिंग को पता नहीं किस बीमारी से लग गया है, थोड़ा टायर्ड भी हो चुका हूँ, ठीक है, तो मेंटली थोड़ा टायर्ड हो चुका हूँ, इसकी वजह से थोड़ा एनर्जी नहीं हुआ जैसा लग रहा है। लेकिन कोई नहीं बच्चों, जब ठान लिया है करने के लिए तो करके दिखाएंगे। ओके, जब चला ही है इस मंजिल पे तो पार होके भी दिखाएंगे। ओके, तो इस मिशन कमबैक में हम लोग डेफिनेटली करके दिखाएंगे। ओके, तो ये 5 क्वेश्चंस हो गए। और जो जब यूनिट्स का बात करेंगे ना, जब यूनिट्स का बात करेंगे तो यूनिट्स का दो होगा, एक होगा ऐसा यूनिट्स, एक होगा बेसिक्स या प्रैक्टिकल इस चैप्टर के हिसाब से, ठीक है। ऐसा यूनिट का बात करें तो ऐसा यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी हम लोगों का क्या होता है? बैक्वीरल होता है। और हम लोग प्रैक्टिकल का बात करें तो यूनिट होता है क्यूरी। तो देखिए क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी? तो हम लोगों का प्रैक्टिकल यूनिट क्या होगा? क्यूरी होगा। ओके, तो मैं जानबूझ के इस प्रकार का क्वेश्चन बार बार ले रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चले सेम क्वेश्चन यानी कि सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर किस प्रकार से क्वेश्चंस घुमा घुमा के पूछा जाता है, ठीक है। जब भी अल्फा बीटा और गामा का कंपैरिजन का बात करें, जो याद कर सकता है वो याद करे, जिसको याद करने में दिक्कत है एरो मेथड यूज कीजिए। पर्सनल इंटरेस्ट है ना, एक तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा एरो, और दूसरी तरफ इस तरफ आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा बीटा गामा होगा। ओके, तो इस ये ग्राफ के हिसाब से इधर देखिए, कंपेयर द पेनिट्रेटिंग पावर बोल रहा है, पेनिट्रेटिंग पावर को कंपेयर कीजिए। तो ये ऊपर वाला को देखिए, एरो किस तरफ जा रहा है? गामा की तरफ। तो सबसे ज्यादा किसका है? गामा का है, उसके बाद किसका है? बीटा का है, और उसके बाद किसका है? अल्फा का है, ठीक है। इसका सही आंसर ये। अगर आप लोगों को इसी क्वेश्चन पे आयनाइजिंग पावर पूछा जाता तो देखिए, एरो किस तरफ है? अल्फा की तरफ, यानी कि सबसे ज्यादा अल्फा का, उसके बाद बीटा का, और उसके बाद गामा का, है ना इजी। ये क्वेश्चन आ गया, देखिए, विच लॉ एक्सप्लेन द रिलीज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन न्यूक्लियर फ्यूजन। यानी कि इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पे जो एनर्जी रिलीज होता है वो कितना अमाउंट ऑफ होता है, ये कौन एक्सप्लेन करता है? कौन सा वाला लॉ एक्सप्लेन करता है? तो इसका सही आंसर है मास एनर्जी इक्विवेलेंस, या आप लोग लिख सकते हैं लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, या आप लोग E इक्वल्स टू mc² भी लिख सकते हैं। तो क्विकली रिवाइज कर दूं, ये एक ऐसा रिलेशन है, ऐसा एनर्जी मास रिलेशन है जिस लॉ के हिसाब से हम लोग ये बोल सकते हैं कोई भी एनर्जी मास पे कन्वर्ट हो सकता है और कोई भी मास एनर्जी पे कन्वर्ट हो सकता है, और एक छोटी सी छोटी मास से भी बहुत भयंकर लेवल पे एनर्जी प्रोड्यूस्ड हो सकता है। तो ये जो रिलेशन है ये एनर्जी मास इक्विवेलेंस लॉ है। ओके, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज अ हाइड्रोजन बॉम्ब वर्क? यानी कि हाइड्रोजन बॉम्ब कौन सा वाला प्रिंसिपल पे काम करता है? आप लोगों को पता होगा। रिएक्शन का अगर बात करेंगे तो एक होगा न्यूक्लियर फिजन और एक होगा न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन पे हम लोगों ने एटॉमिक बॉम्ब का एप्लीकेशन पढ़ा था ना, एटॉमिक बॉम्ब। और न्यूक्लियर फ्यूजन में याद रखिएगा, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉम्ब, यानी कि हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। इसका सही आंसर क्या रहेगा?
न्यूक्लियर फ्यूजन। तो मेरे बच्चों वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ डॉटर एलिमेंट? डॉटर एलिमेंट के एटॉमिक नंबर क्या होगा अगर इस पे अल्फा पार्टिकल देखने को मिलेगा? और ये एलिमेंट कहाँ का बात कर रहा है? यूरेनियम का। ठीक है, अगर मैं पेरेंट का बात करूं तो यूरेनियम का होगा यू, है ना, 92 और ये 238। और आप लोगों को पता है ये हम लोगों का एटॉमिक नंबर है और ये हम लोगों का मास है। ठीक है, और बात किसका हो रहा है? अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल पे आप लोगों को पता होगा जो भी इधर मैं अभी डैश डिनोट कर रहा हूँ, हाँ, जो भी इधर डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे उसका ये जो एटॉमिक नंबर है 2 से घटेगा, यानी कि उसका एटॉमिक नंबर 90 होने वाला है और मास नंबर 4 से घटेंगे, यानी कि 238 में 4 घटाएंगे तो कितना होगा? 234। ठीक है, और साथ में क्या रिलीज करेंगे? साथ में रिलीज करेंगे हम लोगों का हीलियम। ठीक है, तो ये 234 यानी कि 90 234 किसका होता है? ये होता है हम लोगों का थोरियम का। किसका होता है? थोरियम का। ठीक है, तो इसका सही आंसर अगर आप लोग देखिए तो क्या बोल रहा है? एटॉमिक नंबर कितना होता है? 90 होता है। ठीक, तो मेरे बच्चों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि हम लोगों का 3 मार्क्स कैरी करता है। कितना कैरी करता है? 3 मार्क्स। तो इसी का हिसाब से आप लोगों को अपना आंसर राइटिंग लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों का क्वेश्चंस इधर हम लोगों के पास है। कंपेयर द चार्ज एंड आयोनाइजिंग पावर ऑफ एल्फा एंड गामा रेस, यानी कि अल्फा और गामा रेस का हम लोगों को आयोनाइजिंग पावर कंपेयर करना है और चार्ज कंपेयर करना है। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन पता होगा कैसे करना है। ये जो हम लोगों का बुक में कंपैरिजन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा है, उसका जो प्रॉपर्टीज वगैरह है वो आप लोगों को लर्न करना है। क्या करना है? लर्न करना। ठीक है, तो उसी के हिसाब पे आप लोग क्या करेंगे? इस कंपैरिजन को बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आप लोग क्या करेंगे? इधर लिखेंगे कंपैरिजन। क्या लिखेंगे? कंपैरिजन बिटवीन, या तो कंपैरिजन ऑफ भी लिख सकते हैं, अल्फा एंड गामा रेज। ठीक, और ये लिखने के बाद आप लोग क्या करेंगे? एक टेबल बनाएंगे। ऐसे करके टेबल बनाइए, अच्छा दिखेगा। इधर कीजिए अल्फा रेज और इधर कीजिए गामा रेज। ठीक है, और ये करने के बाद आप लोग क्या करेंगे? खाली चार्ज का और आयनाइजिंग पावर का पूछा है, और इधर नंबर 1 में क्या लिखेंगे? चार्ज। क्या लिखेंगे? चार्ज। और आप लोगों को पता होगा ये जो अल्फा है ये हमेशा क्या चार्ज होता है? ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज, इधर मैंने पॉजिटिव शॉर्टकट पे लिखा है। आप लोग अगर मार्क्स चाहते हैं तो एकदम फुल लिखिए पॉजिटिव चार्ज करके। और गामास में क्या होता है? नो चार्ज होता है। क्या होता है? नो चार्ज होता है। ठीक, सबसे पहला आंसर ये होगा। 1 मार्क्स का आंसर आ गया। और 2 में क्या करना है? आयनाइजिंग पावर। क्या करना है? आयनाइजिंग पावर। अगर आप लोगों को याद है, मैंने ये आगे का जो शॉर्ट आंसर टाइप में आप लोगों को बोला था, जब भी किसी को आयनाइजिंग पावर और ये पेनिट्रेटिंग पावर में अगर कंफ्यूजन है तो पर्सनल इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट याद कीजिए, पीआई, पर्सनल इंटरेस्ट, और इधर अल्फा बीटा गामा, राइट। तो ऐसे करके एक तरफ एरो जाएगा और दूसरा वाले में पीछे की तरफ एरो आएगा। इसका मतलब क्या है? एरो किसकी तरफ है? गामा की तरफ है। तो गामा का पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होता है बीटा से, और बीटा का पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होता है अल्फा से। ठीक उसी तरीक़े से अगर मैं आयनाइजिंग पावर का बात करूँ, ये एरो किस तरफ है? अल्फा का, यानी कि अल्फा का आयनाइजिंग पावर ज़्यादा होता है बीटा से और बीटा का ज़्यादा होता है गामा से। लेकिन यहाँ कंपेरिजन हम लोगों का अल्फा और गामा का है। तो आप लोग खुद इधर ग्राफ देख के बताइए, ये वाला देख के बताइए, ये अल्फा बड़ा है कि गामा बड़ा है। देखिए ये एरो किस तरफ है? ये एरो है अल्फा की तरफ, यानी कि अल्फा बड़ा होता है। यानी कि यहाँ लिखिए मोर और यहाँ लिखिए लेस। ठीक है, ये फर्स्ट आंसर हुआ। और उसके बाद क्या बोला है? मेंशन 1 यूज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। एक यूज आप लोगों को रेडियो एक्टिविटी का करना है, तो यहाँ लिखना है यूज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। क्या लिखना है? यूज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, अच्छा एक ही यूज बोला है, आप लोग कोई भी लिख सकते हैं। देखिए मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के रूप में, आप लोग इन मेडिकल फील्ड भी लिख सकते हैं,
इन मेडिकल फील्ड, है ना, एक इन मेडिकल फील्ड। और दूसरा आप लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, इन एग्रीकल्चर, है ना, इन एग्रीकल्चर, कोई भी एक लिख सकते हैं आप लोग, इन एग्रीकल्चर। और तीसरा आप लोग क्या लिख सकते हैं, टू डिटरमाइन द एज ऑफ, डिटरमाइन टू डिटरमाइन द एज ऑफ रॉक्स, है ना, या तो डेड ऑर्गेनिज्म, या तो आप मोस्ट ब्यूटीफुली क्या 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 लिख सकते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या, न्यूक्लियर रिएक्टर। क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियर रिएक्टर की मदद से हम लोग काफ़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, जो एनर्जी हम लोगों का ह्यूमन सोसाइटी के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है, देयर आर 92 प्रोटॉन्स, यानी कि प्रोटॉन नंबर दिया है, यानी कि Z इक्वल्स टू कितना दिया है, 92 दिया है, एंड 143 न्यूट्रॉन्स, यानी कि हम लोगों को क्या दिया है, A माइनस Z जो है वो कितना दिया है, 143 दिया है in the nucleus of the radioactive atom if an alpha particle is emitted from the atom। अगर वो एटम से अल्फा पार्टिकल एमिट होता है तो हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ न्यू एटम। जो नया एटम बनता है उसका न्यूक्लियस पे कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन रहेगा, ये आप लोगों को बताना है। ओके, तो सबसे पहले इधर देखिए नंबर ऑफ जेट, इधर देखिए जेट इक्वल्स टू कितना दिया है, 92 दिया है, कितना दिया है, 92। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना दिया है, 92 दिया है। इसी को हम लोग क्या भी बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। अभी खुद सोचिए, ये स्पेलिंग का क्या हो रहा है रे आजकल में, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग ए निकालना चाहे, तो ए का मतलब क्या होता है, मास नंबर। मास नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, राइट। तो खुद सोचिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 92 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 143 है। कितना है, 143। अगर इसको आप लोग सम करेंगे तो कितना होगा, अगर आप लोग इसको सम करेंगे तो 235 होगा। यानी कि अगर आप लोग इस रिएक्शन, यानी कि अल्फा पार्टिकल एमिशन अगर इधर लिखेंगे, अल्फा पार्टिकल एमिशन अगर आप लोग इधर लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। कोई भी एक एलिमेंट है जो हम लोगों को पता नहीं है, ठीक है, 92 बोलने से सीधा यूरेनियम आ जाता है, लेकिन अभी हम लोगों को पता नहीं है, मान के चलते हैं। और इसका प्रोटॉन नंबर अगर कितना है, 92 है, तो इसके एटॉमिक नंबर के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 92 लिखेंगे। और हम लोगों का मास नंबर के जगह पे क्या लिखेंगे, 235 लिखेंगे। और ये क्या एमिशन हो रहा है, ये हो रहा है अल्फा पार्टिकल एमिशन हो रहा है, यानी कि अल्फा रेज निकल रहा है। क्या निकल रहा है, अल्फा रेज। और आप लोगों को पता है जब भी अल्फा रेज निकलता है एटॉमिक नंबर 2 से घटता है। कितना से घटता है, 2 से। 92 माइनस 2 करने से 90 हो जाएगा, और ये जो मास नंबर है वो 4 से घटेगा, यानी कि 235 में 4 घटाएंगे तो कितना होगा, 231 होगा। और साथ में हम लोगों का क्या निकलेगा, हीलियम पार्टिकल्स निकलेगा, जो कि Hg24 होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों का इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बनता है। और क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है हाउ मैनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ न्यू एटम बोला है। तो नया न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन हम लोगों का बचेगा। तो इधर आप लोग लिखिएगा, इधर लिखिएगा, देखिए नया न्यूट्रॉन, ये न्यू प्रोटॉन, देखिए न्यू एटम्स का बात कर रहा हूँ, किसका, न्यू एटम्स का बात कर रहा हूँ। ये वाला देख के आप लोग बता सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन हम लोगों का कितना होगा, 90 ही होगा। अगर हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का बात करेंगे, तो हमेशा कैसे निकालेंगे, A माइनस जेड करेंगे। A मतलब एटॉमिक मास, यानी कि 231, कितना, 231 माइनस, और जेड मतलब प्रोटॉन नंबर, ये वाला प्रोटॉन नंबर, यानी कि 231 माइनस 90 करने से कितना हो जाएगा, देखिए 231 माइनस, इधर साइड में कीजिए, 231 माइनस 90 करने से 1 का 1 होगा, और 13 में 9 घटाएंगे 4 होगा, और ये आपका कितना होगा, 141 होगा। कितना होगा, 141 होगा, राइट। ओके, और इसके बाद ये हम लोगों का नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेगा, ये हम लोगों का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रहेगा। ठीक है, अभी इसके बाद आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट
टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ स्टार्स। स्टार्स में किस प्रकार का सोर्स ऑफ एनर्जी रहता है। अभी इधर मेरा बच्चों जगह नहीं है, इसीलिए मैं इधर लिख रहा हूँ। देखिए मैं रिवीजन भी क्विकली कर देता हूँ। जब भी स्टार्स का या सन का बात हो तो इसका एनर्जी सोर्स हमेशा क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हम लोगों का क्या रहेगा, देखिए द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ स्टार्स आर न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है बच्चों, शायद क्वेश्चन देखिए बच्चों, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द एटम्स आर द रेडियो एक्टिव रेज एमिटेड। कौन सा वाला पार्ट ऑफ एटम से रेडियो एक्टिव रेज निकलता है। तो इसका तो आंसर आप लोगों को पता होगा। लिखेंगे कैसे, लिखेंगे ऐसे, देखिए फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द एटम्स आर रेडियो एक्टिव। तो लिखना है द रेडियो, ओके, द रेडियो एक्टिव रेज आर एमिटेड फ्रॉम, कहाँ से एमिटेड होता है बच्चों, ये न्यूक्लियर फिनोमिना है तो कहाँ से एमिटेड होगा, न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। उसके बाद क्या पूछा है, देखिए विच ऑफ द रेडियो एक्टिव रेज हैज़ हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर एंड विच हैज़ द हाईएस्ट आयनाइजिंग पावर। फिर से दोबारा सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। देखिए जब भी इसका रिवीजन करना है तो जिसको डायरेक्ट पता है, जिसको पता नहीं है ये पर्सनल इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट से जाइएगा। PI दैट इज पर्सनल इंटरेस्ट है ना, P की तरफ ऐसे एरो कीजिए और I की तरफ ऐसे एरो कीजिए। इधर होगा अल्फा, इधर होगा बीटा, इधर होगा गामा। तो अभी आप लोगों को तो पता चल चुका होगा। ये जब भी देखिए इधर विच रेज हैज़ हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, तो इधर लिखिए नंबर 2 में लिखिए हाईएस्ट, क्या लिखिए, हाईएस्ट है ना, हाईएस्ट फर्स्ट में यही पूछा है, हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर किसका होता है, देखिए हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, खुद देखिए इधर पेनिट्रेटिंग, P फॉर पेनिट्रेटिंग पावर, एरो जो है किसकी तरफ है, गामा का, तो इधर लिखना गामा रेज, क्या लिखना, गामा रेज। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, हाईएस्ट आयोनाइजिंग पावर, तो इधर लिखिए हाईएस्ट, क्या लिखना है, हाईएस्ट आयोनाइजिंग पावर है ना, हाईएस्ट आयोनाइजिंग पावर किसका, देखिए आयोनाइजिंग पावर का एरो किस तरफ है, अल्फा की तरफ है, इसीलिए इसका आंसर क्या रहेगा, अल्फा रेज रहेगा। Explain why a new element is formed by alpha particle emission but no new element is formed by gamma rays emission from a radioactive element। तो इसका रीजन देखिए, बोल रहे हैं क्यों अल्फा पार्टिकल एमिशन से नया एलिमेंट बनता है बल्कि गामा रेस एमिशन से कोई भी नया एलिमेंट नहीं बनता। रीज़न क्या है, इधर देखिए रीज़न ये है, सबसे पहला रीज़न देखिए, और न्यू एलिमेंट इज फॉर्म बाय, इधर लिखना है, कैसे लिखना है, और न्यू एलिमेंट इज फॉर्म्ड बाय अल्फा पार्टिकल emission because in alpha particle क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल में बच्चों एटॉमिक नंबर इज डिक्रीज बाय 2 units and mass number is decrease by 4 unit। ओके, अल्फा एमिशन में हम लोगों को पता है, अल्फा एमिशन होने के बाद जो भी पेरेंट न्यूक्लियाई होगा उसका एटॉमिक नंबर 2 यूनिट से घट जाता है और मास नंबर 4 यूनिट से घट जाता है। इसीलिए जो भी प्रोडक्ट में नया न्यूक्लियस बनेगा वो नया न्यूक्लियस होगा। ठीक है, और दूसरा वाला पॉइंट के क्या लिखेंगे, देखिए नो न्यू एलिमेंट इज फॉर्म्ड है ना बाय गामा रे एमिशन, सिंपल है, फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट
because in gamma emission no atomic नहीं तो atomic number and mass number of parent nuclei do not change. ठीक है, क्योंकि गामा रेस में कोई भी एटॉमिक नंबर और मास नंबर पेरेंट न्यूक्लियाई का चेंज होता हुआ नहीं दिखाई देता है, इसीलिए गामा रेडिएशन या गामा रेज एमिशन में कोई भी नया एलिमेंट बनता हुआ हम लोगों को दिखाई नहीं देता है. माय डियर स्टूडेंट, ये प्लीज़ मेरा हैंडराइटिंग पे मत जाइएगा, आप लोग कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए. स्टूडेंट्स, ये रहा हम लोगों का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन. राइट द 3 डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन. अच्छा, ये जो क्वेश्चन है मैं ये चाहता हूँ आप लोग होमवर्क के तौर पे कीजिए. ओके, और होमवर्क के तौर पे कीजिए. अगर कोई दिक्कत है आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो लेक्चर से थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए. और अगर फिर भी आप लोगों को क्वेश्चन नहीं बना तो प्लीज़ मेरे को कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं या तो कमेंट सेशन पे ड्रॉप कर सकते हैं. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होमवर्क है. ओके, तो ये क्वेश्चन बच्चों मैं मानता हूँ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है. और ये क्वेश्चन समझने के लिए पहले आप लोगों को एक इसका पीछे का जो स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है वो जानना पड़ेगा. अभी आप लोगों को मैं थोड़ा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बताना चाहता हूँ. ठीक है, दीज आर द बेसिक्स, आप लोगों को समझना पड़ेगा. अगर ये आप लोग अच्छे से समझेंगे तो जो मास डिफेक्ट का फॉर्मूलाज है उसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा. तो हम न्यूक्लियंस का बात करेंगे. किसका? न्यूक्लियंस. न्यूक्लियंस क्या होते हैं? यानी कि जो न्यूक्लियस के अंदर जितना भी एंटाइटीज वगैरह प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियंस बोलते हैं. आप लोगों को पता है न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होते हैं? प्रोटॉन होते हैं. क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं. और दूसरा होता है न्यूट्रॉन होते हैं. तो हम लोगों के लिए अभी न्यूक्लियंस वगैरह कौन कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. यानी कि यही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब कंबाइन होंगे तो क्या बनेंगे? हम लोगों का न्यूक्लियस बनेंगे. क्या बनेंगे? न्यूक्लियस बनेंगे. ठीक, हम लोग एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं? देखिए, एटॉमिक नंबर बोलते हैं जिसको हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं. ये होता है हम लोगों का नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है. क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन. ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम. अभी के लिए हम लोग क्या याद करते हैं? एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन. ठीक है, उसके बाद सेकेंड चीज क्या याद करना है? मास नंबर. क्या याद करना है? मास नंबर, जिसको हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं? इसको डिनोट करते हैं ए से. और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ओके, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. ये मेन कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को याद करनी है. सेकेंड वाला मास नंबर जो होता है वो हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है. लेकिन अगर आप लोगों को कभी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? देखिए, ये वाला फॉर्मूला इधर लिखिए. ठीक है, मास नंबर. क्या? मास नंबर यानी कि ए बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. ठीक, ओके. मास नंबर को तो हम ए से डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम जेड से डिनोट करते हैं. क्या से डिनोट करते हैं? जेड से. ठीक, और ये प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. अभी हम लोगों को क्या निकालना है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है. तो नंबर ऑफ, अगर हम लोग न्यूट्रॉन निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ए इधर है. जेड जब इस तरफ आएगा तो माइनस जेड आएगा. बच्चों, अभी हम लोग मास डिफेक्ट समझने के लिए सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं. जैसे कि न्यूक्लियस का मास हम लोग मानते हैं mm. ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रोटॉन का, एक प्रोटॉन का मास हम लोग क्या मानते हैं? स्मॉल लेटर m p मानते हैं. और एक न्यूट्रॉन का मास हम लोग कितना मानेंगे? स्मॉल लेटर m mn मानेंगे. ठीक है, उसके बाद आप लोगों को पता होगा जो एटम्स का, जो भी न्यूक्लियस का हम लोग मास ऑफ, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन देखेंगे. देखिए, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना भी हो सकता है, और हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन को किस चीज से डिनोट किया है? जेड से डिनोट किया. तो जितना भी न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोटॉन होगा उसका मास हम लोग अगर निकालेंगे तो जेड एम पी लिखना पड़ेगा. ठीक है, और जितना भी न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन मास होगा वो उसको हम लोग लिखेंगे ए माइनस जेड एम एन लिखेंगे. ठीक है, तो ये दो सम जब हम लोग करेंगे ये हमेशा
ये हमेशा ये हमेशा न्यूक्लियस का मास से ज्यादा होता है। तो इसीलिए ज्यादा होता है, जब इसको हम लोग माइनस करेंगे न्यूक्लियस का मास से तो एक डिफरेंस देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट बोलते हैं। तो मेरे बच्चों यही है हम लोगों का मास डिफेक्ट का फॉर्मूला। तो आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड। आई होप बच्चों आप लोगों ने ये स्ट्रक्चर ऑफ जो न्यूक्लियस का, जो भी न्यूक्लियस वगैरह का मास रिलेटेड, मास डिफेक्ट का जो भी कॉन्सेप्ट था आप लोगों ने समझा होगा। अभी हम लोग इस क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज मीन्ड बाय मास डिफेक्ट, ओके, मास डिफेक्ट किसे बोला जाता है, और व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन में एनर्जी रिलीज होने का मेन सोर्स क्या है। ओके, तो देखिए डेफिनेशन में अगर हम लोग जाएंगे, डेफिनेशन के हिसाब से मास डिफेक्ट किसे बोला जाता है, मास डिफेक्ट is the difference between the actual mass of a nucleus and its expected mass। इसका मतलब क्या है, हम लोगों ने जस्ट समझा था जो भी न्यूक्लियस का सम होगा मास का, वो मास ऑफ न्यूक्लियस से बराबर नहीं होता, यानी कि मास ऑफ न्यूक्लियस हमेशा कम रहता है मास ऑफ न्यूक्लियस से, ठीक है। तो ये जो कमी आ रहा है, इसी कमी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन पे जो भी एनर्जी रिलीज होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन में जो भी एनर्जी रिलीज होगा, वो एनर्जी एक्चुअल में यही मास डिफेक्ट से आ रहा है। क्यों? क्योंकि एनर्जी मास रिलेशन से ये बोला जाता है कोई भी मास को हम लोग एनर्जी पे कन्वर्ट कर सकते हैं और कोई भी एनर्जी को हम लोग मास पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो भी मास डिफेक्ट हम लोगों को यहाँ देखने को मिला है, वही मास डिफेक्ट कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी पे, और इसीलिए न्यूक्लियर फ्यूजन पे जितना भी एनर्जी आता है वो इसी मास डिफेक्ट की वजह से आता है। ओके, तो बच्चों जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे इस प्रकार से हम लोगों का पैटर्न होगा, तो वो पैटर्न मेरा ख़त्म हो चुका है। तो आप लोगों के लिए ये जो क्वेश्चंस वगैरह ये होमवर्क रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, पहला एक क्वेश्चन तो मैंने आगे दे दिया है। देखिए, मेंशन अ फ्यू यूजेस ऑफ नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का यूजेस आप लोगों को लिखना है। प्लीज़ ये होमवर्क के तौर पर कीजिएगा। ओके, दिस वन इज़ योर होमवर्क। और दूसरा वाला क्वेश्चन रहेगा, एक्सप्लेन विद जस्टिफिकेशन द रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फिनोमिना। रेडियो एक्टिविटी को क्यों न्यूक्लियर फिनोमिना बोला जाता है, ये भी मैंने आप लोगों का लेक्चर्स पे मैंने अच्छे से समझा दिया है। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आस्क मी। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है और सबसे फेवरेट, जो आप लोगों के लिए पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों ने इस सीरीज़ में देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जा रहा था डिफरेंट अंदाज पे। तो ये जो है हम लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा, जो कि है मेक अ कॉम्पेरेटिव स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। यानी कि हम लोगों को अल्फा बीटा और गामा का जितना भी प्रॉपर्टीज है वो लर्न करना है, जैसे कि ये जो है नेचर है, चार्ज है ना, मास है, पेनिट्रेटिंग पावर, आयनाइजिंग पावर, ये तमाम चीज़ वगैरह आप लोगों को अच्छे से स्टडी करना है। तो इसी के साथ हम लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सेशन था एटॉमिक न्यूक्लियस से, वो भी ख़त्म हो जाता है। तो अभी तक आप लोगों का 10 चैप्टर का जो जर्नी था वो ख़त्म हो गया है। एकदम एक रिक्वेस्ट है, आप लोग ये जो 2 लेक्चर्स मैंने भेजा है, एटॉमिक न्यूक्लियस और कंसर्न अबाउट इन्वायरमेंट, जो कि बेसिक एरिया और फिजिक्स से था, वो आप लोग अच्छे से बार 2x के स्पीड पे देख के रिवाइज कीजिए। और आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ईच एंड एवरी क्वेश्चन 2, 3, 4 बार जितना लगा सकते हैं आप लोगों को लगाना पड़ेगा, ताकि आप लोगों को आइडिया रहे, एक कॉन्फिडेंस मिले। क्योंकि देखिए मेरे बच्चों, अगर आप लोग माध्यमिक 2025 को क्लियर करना चाहते हैं तो खाली पढ़ के नहीं होगा, है ना। स्मार्ट स्टडी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह लगाना भी आता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार बार लगाओगे तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो सबसे मेन चीज़ कॉन्फिडेंस है। ओके, वंस आप लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने के बाद थोड़ा बहुत आप लोगों को और इंटरेस्ट जग जाएगा, और जिसकी वजह से आप इस जर्नी को और स्मूथली रन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है हम लोगों का मैप के हिसाब से, वो है हम लोगों का पीरियडिक टेबल, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल
फंडामेंटल चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री माना जाता है। तो इस चैप्टर्स को मैं थोड़ा टाइम लेके कराने वाला हूँ, थोड़ा मतलब 2 या 3 लेक्चर्स पे कंप्लीट कराने वाला हूँ। कोई हड़बड़ी करने का कोशिश नहीं करूँगा। मेरा एक ही एम है, आप लोगों को समझाऊँगा, अच्छे से समझाऊँगा, बेसिक्स लेवल से समझाऊँगा, लेकिन हाँ एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीक़ा से समझाऊँगा ताकि आप लोगों का भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और जितना हो सके मैं मेरे लेक्चर को एकदम शॉर्ट रखने का कोशिश कर रहा हूँ। और जिस लेक्चर पे अगर आप लोग कहीं से भी पढ़ रहे हैं, जहाँ भी पढ़ रहे हैं, स्कूल का नोट्स वगैरह देख रहे हैं, तो मेरा लेक्चर्स एज अ रिवीजन के तौर पे भी देख सकते हैं, या कोई भी नया अभी तक शुरू नहीं किया है तो वो भी मेरा जो लेक्चर है वो अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड लेक्चर्स है। ठीक है, तो वही है वही है, आप लोगों को बस इतना ही बताना था मेरे बच्चों। ठंड का मौसम है, प्लीज़ प्लीज़ ठंड को सेक्रीफाइस करो और आप लोग लगे रहो। मैं तो इधर लगा हुआ हूँ, बस उम्मीद आप लोगों से भी उतना ही है, अपना 100% दे दो। ठीक है, तो हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को यहीं एंड करना चाहता हूँ। मिलते हैं अगली लेक्चर पे नया चैप्टर के साथ, नया जोश के साथ और नया हौसले के साथ। ओके।